गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हम कॉर्पोरेट दुनिया के एक ऐसे किरदार पर बात करने वाली हैं जो जो है तो सबके सामने, पर उसकी असली ताकत पर्दे के पीछे होती है। कंपनी ऑडिटर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ऑडिटर की जवाबदेही के बारे में बताते हैं। और यहीं पर एक एक अजीब सी सिचुएशन है। बिल्कुल। कंपनी ही ऑडिटर को काम पर रखती है, पैसे देती है, लेकिन उसकी वफादारी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए नहीं होनी चाहिए। सही कहा, वफादारी होनी चाहिए शेयरधारकों के प्रति और एक तरह से आम जनता के प्रति। ये बहुत ही मुश्किल रस्सी पर चलने जैसा काम है। हाँ, क्योंकि ऑडिटर एक तरह से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का डॉक्टर है, जिसे एक एक ईमानदार रिपोर्ट देनी है, भले ही वो कंपनी को अच्छी लगे या ना लगे। बिल्कुल। और जब यही डॉक्टर मतलब ऑडिटर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता या फिर जानबूझकर कोई गलत रिपोर्ट दे देता है, तब क्या होता है? तब वो सिस्टम हिल जाता है जिस पर पूरा बाजार टिका है, भरोसा। भरोसा। आज हम इसी की परतें खोलेंगे, क्योंकि जब एक ऑडिटर साइन करता है तो वो सिर्फ नंबर नहीं, भरोसे को सर्टिफाई कर रहा होता है। और जब ये भरोसा टूटता है तो नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है भारत टेक और उसके ऑडिटर है मिस्टर शर्मा। अब देखते हैं कि मिस्टर शर्मा पर किस किस तरह की जिम्मेदारियां हैं। देखिए, मिस्टर शर्मा की जो लायबिलिटीज हैं उन्हें हम मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ओके। एक है दीवानी यानी सिविल लायबिलिटी और दूसरी है आपराधिक यानी क्रिमिनल लायबिलिटी। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। दीवानी और आपराधिक सुनने में तो दोनों ही काफी सीरियस लगते हैं, लेकिन इन दोनों में असली फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। दीवानी देनदारी मतलब सिविल लायबिलिटी तब बनती है जब मिस्टर शर्मा की लापरवाही से भारत टेक या उसके निवेशकों को कोई पैसों का नुकसान हो जाए। एक मिनट, लापरवाही मतलब उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया? नहीं, यही सबसे जरूरी पॉइंट है। यहाँ इरादे की बात नहीं है, बस ये है कि उन्होंने अपना काम उस सावधानी और कौशल से नहीं किया जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। जैसे कि मान लीजिए भारत टेक के खातों में एक बड़ी गड़बड़ी थी, कोई फर्जी एंट्री थी, लेकिन मिस्टर शर्मा ने वो जरूरी दस्तावेज चेक ही नहीं किए जहां से वो पकड़ी जा सकती थी। तो ये उनकी लापरवाही है। अच्छा, तो उन्होंने बस अपना काम ठीक से नहीं किया। उन्होंने बस अपना काम ठीक से नहीं किया। और इसका नतीजा? नतीजा ये कि अगर उनकी इस लापरवाही की वजह से किसी निवेशक ने शेयर खरीद लिए और बाद में कंपनी डूबने से उसका पैसा डूब गया, तो वो निवेशक मिस्टर शर्मा पर मुआवजे के लिए केस कर सकता है। ओह, मतलब लाखों करोड़ों का जुर्माना लग सकता है, भले ही इरादा गलत ना हो। बिल्कुल, ये है दीवानी देनदारी। अब आते हैं आपराधिक देनदारी पर। क्रिमिनल लायबिलिटी तब बनती है जब मिस्टर शर्मा सिर्फ लापरवाह नहीं है, बल्कि वो धोखाधड़ी में शामिल हैं। अच्छा, तो यहाँ इरादा मतलब इंटेंशन सबसे जरूरी हो गया। एकदम। यहाँ पर जानबूझकर वाला तत्व आ जाता है। मान लीजिए भारत टेक के मैनेजमेंट ने मिस्टर शर्मा से कहा कि कंपनी का मुनाफा बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ, और मिस्टर शर्मा ने
जानते बूझते हुए जाली कागजों के आधार पर एक झूठी रिपोर्ट पर साइन कर दिए। तो ये एक अपराध है? हाँ, ये एक अपराध है और यहाँ सजा सिर्फ मुआवजा नहीं है, यहाँ भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो एक है काम ठीक से ना करना और दूसरा है जानबूझकर बेईमानी करना। कानून इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क मानता है। ये बात मुझे थोड़ी और समझनी है। ऑडिटर को तो पैसे कंपनी दे रही है, तो उसकी सीधी जवाबदेही कंपनी के लिए हुई। लेकिन जब रिपोर्ट झूठी होती है तो असल नुकसान तो उन आम निवेशकों को होता है जो उस रिपोर्ट को देखकर पैसा लगा देते हैं। बिल्कुल। तो क्या मिस्टर शर्मा की जिम्मेदारी उन अनजान लोगों के प्रति भी है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और यहीं पर ऑडिटर की जिम्मेदारी का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं तीसरे पक्ष के प्रति देनदारी, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। ओके। पहले यह माना जाता था कि ऑडिटर की जवाबदेही सिर्फ उसके क्लाइंट यानी कंपनी के प्रति है। लेकिन अब कानून ये मानता है कि मिस्टर शर्मा को ये पता है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी रिपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ मैनेजमेंट नहीं करेगा। सही बात है। बैंक देखेंगे, निवेशक देखेंगे, हाँ, लेनदार देखेंगे, सब उस पर भरोसा करके फैसले लेंगे। तो अगर मिस्टर शर्मा की गुमराह करने वाली रिपोर्ट पर भरोसा करके कोई बैंक भारत टेक को लोन दे देता है और वो लोन डूब जाता है, तो कुछ हालात में वो बैंक भी मिस्टर शर्मा पर केस कर सकता है। अरे वाह, मतलब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बोर्डरूम तक नहीं है, वो बहुत दूर तक जाती है। बहुत दूर तक। ठीक है, तो जेल और जुर्माना ये तो हो गई कानूनी सजा। लेकिन मान लीजिए मिस्टर शर्मा किसी तरह इन सब से बच भी जाते हैं। हाँ। पर बात तो बाजार में फैल गई कि उन्होंने गड़बड़ी की थी। तो उनके करियर का क्या? नहीं, यहीं पे तस्वीर का एक और जरूरी हिस्सा आता है। वो क्या है? वो है पेशेवर कदाचार, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मतलब ICAI का सदस्य होता है और उन्हें एक आचार संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होता है। अगर मिस्टर शर्मा इसका उल्लंघन करते हैं तो ICAI उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। और ये कार्रवाई कितनी गंभीर हो सकती है? ये एक चेतावनी से लेकर कुछ समय के लिए उनकी सदस्यता सस्पेंड करने तक हो सकती है और सबसे गंभीर मामलों में उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। हाँ, उनका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है और इसका मतलब है एक तरह से करियर डेथ। वो व्यक्ति फिर कभी भारत में बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। बाप रे, मतलब कानूनी अदालत से शायद बच भी जाएं, पर अपने पेशे की अदालत से बचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर मिस्टर शर्मा इतना गलत काम कर रहे हैं तो क्या भारत टेक को इंतजार करना पड़ेगा या वो उन्हें पहले भी हटा सकते हैं? मान लीजिए मैनेजमेंट को उनके काम पर भरोसा नहीं रहा, तो क्या वो बस एक नोटिस देके उन्हें निकाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सिस्टम का वो हिस्सा आता है जिसे ऑडिटर की स्वतंत्रता की ढाल कहा जा सकता है। स्वतंत्रता की ढाल, ये क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत किसी ऑडिटर को उसके कार्यकाल मतलब टर्म के खत्म होने से पहले हटाना जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है। मुश्किल क्यों? अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसे हटाने में तो आसानी होनी चाहिए, है ना? हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आप सोचिए, अगर किसी ऑडिटर को हटाना बहुत आसान होता तो क्या होता? मान लीजिए मिस्टर शर्मा भारत टेक के खातों में कोई बड़ी गड़बड़ी पकड़ लेते हैं और मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हैं। अगर मैनेजमेंट उन्हें चुटकियों में हटा सकता तो वो क्या कहता? कि या तो हमारी मर्जी की रिपोर्ट दो या कल से तुम्हारी छुट्टी। बिल्कुल। कोई भी ऑडिटर मैनेजमेंट के दबाव के सामने खड़ा ही नहीं हो पाता, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती। अच्छा, तो ये प्रक्रिया मुश्किल इसलिए है ताकि ऑडिटर मैनेजमेंट से डरे बिना अपना काम कर सके। तो फिर प्रक्रिया है क्या? इसके लिए दो बहुत सख्त शर्तें हैं और दोनों एक साथ पूरी करनी होती हैं। ओके, पहली क्या है? पहली, कंपनी के शेयर धारकों की एक बैठक में विशेष प्रस्ताव मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। इसका मतलब यह है कि कम से कम 75% शेयर धारकों को हटाने के पक्ष में वोट करना होगा। 75%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये तो सिर्फ पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि इस प्रस्ताव को पास करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति यानी प्रीवियस अप्रूवल लेनी होगी। सरकार की भी इजाजत लेनी होगी। हाँ, और सरकार ये देखती है कि ऑडिटर को किसी गलत वजह से तो नहीं हटाया जा रहा, कहीं कोई घोटाला दबाने की कोशिश तो नहीं है। इन दोनों शर्तों को पूरा करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये नियम ईमानदार कंपनियों के लिए एक मुसीबत नहीं है? मान लीजिए कोई ऑडिटर धोखेबाज नहीं है, बस मतलब वो काम में अच्छा नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है।
तो क्या कंपनी सालों तक एक खराब ऑडिटर के साथ फंसी रहेगी? क्योंकि 75% वोट और सरकारी मंजूरी, ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। ये एक बहुत जायज सवाल है और ये उसी तनाव को दिखाता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। सिस्टम को स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। और यहाँ कानून स्वतंत्रता को ज्यादा वजन दे रहा है। बिल्कुल। हाँ, एक अक्षम ऑडिटर के मामले में ये प्रक्रिया कंपनी के लिए सिरदर्द बन सकती है, लेकिन जब ऑडिटर का कार्यकाल खत्म होता है तब प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। तब क्या होता है? अब कंपनी अपनी सालाना आम बैठक में बस उनकी दोबारा नियुक्ति नहीं करते और किसी नए ऑडिटर को ले आती है। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, कोई सरकारी मंजूरी नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में क्या मिस्टर शर्मा को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। ऑडिटर को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसे नोटिस दिया जाता है। उसे शेयर धारकों के सामने अपनी सफाई देने का पूरा अधिकार होता है। मतलब उसे सुना जाता है? हाँ, इसे सुनवाई का अधिकार कहते हैं, राइट टू बी हर्ड। वो चाहे तो अपनी बात लिखकर सभी शेयर धारकों को भिजवा सकता है ताकि वो वोट देने से पहले दोनों पक्षों की कहानी जान ले। लेकिन अगर भारत टेक में मामला सिर्फ असंतोष का ना हो बल्कि असल धोखाधड़ी का हो और ये साबित हो जाए कि मिस्टर शर्मा भी इसमें शामिल थे, क्या तब भी इसी लंबी प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे गंभीर मामलों के लिए एक फास्ट ट्रैक रास्ता है। वो क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT, जो कंपनियों के मामलों की एक विशेष अदालत है, वो सीधे दखल दे सकती है। अच्छा। अगर NCLT को लगता है कि ऑडिटर ने धोखाधड़ी की है तो वो खुद या केंद्र सरकार की अर्जी पर तुरंत उस ऑडिटर को हटाने का आदेश दे सकती है। उसे शेयर धारकों के वोट का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या NCLT सिर्फ हटाकर ही छोड़ देती है? नहीं, वो और भी बड़ा कदम उठा सकती है। अगर अपराध गंभीर है तो ट्रिब्यूनल उस ऑडिटर पर 5 साल के लिए किसी भी कंपनी में ऑडिटर बनने पर रोक लगा सकता है। 5 साल की रोक, ये तो बहुत बड़ी सजा है। जी हाँ। ठीक है, एक आखिरी सिचुएशन। मान लीजिए भारत टेक में इतना दबाव बढ़ गया कि मिस्टर शर्मा ने खुद ही इस्तीफा दे दिया या किसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तब उस खाली जगह को कैसे भरा जाता है? इस स्थिति को कानून में आकस्मिक रिक्ति या कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। ओके। नियुक्ति को अगले 3 महीनों के अंदर शेयर धारकों से एक आम बैठक में मंजूरी दिलवानी पड़ती है। इस्तीफे के मामले में ये अतिरिक्त शर्त क्यों है? ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं ऑडिटर ने मैनेजमेंट के दबाव में आकर तो इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा। अगर ऑडिटर ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि मैनेजमेंट चाहता था कि वो किसी घोटाले पर पर्दा डाले, तो शेयर धारकों को इस नई नियुक्ति पर सवाल उठाने और पूरी बात जानने का एक मौका मिलता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर मैं समेटूं तो ये साफ है कि ऑडिटर का काम सिर्फ हिसाब किताब की जांच करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भरोसे की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को बनाए रखने के लिए कानून ने सजा और सुरक्षा दोनों का एक बहुत ही जटिल जाल बुना है। हाँ, और इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि एक ऑडिटर को हटाने की प्रक्रिया का मुश्किल होना वो सिस्टम की कोई खामी नहीं है, बल्कि वो इसका एक जरूरी फीचर है। यही मुश्किल प्रक्रिया ऑडिटर को वो हिम्मत और आजादी देती है कि वो बड़ी से बड़ी कंपनी के मैनेजमेंट की आंखों में आंखें डाल के कह सके कि नहीं, ये गलत है। इसी स्वतंत्रता पर पूरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इमारत खड़ी है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। अगली बार जब कोई निवेशक किसी कंपनी की बहुत ही शानदार ऑडिट रिपोर्ट देखे तो शायद उसे सिर्फ मुनाफे के आंकड़ों पर ही नहीं रुक जाना चाहिए। शायद उसे ये भी सोचना चाहिए कि उस एक पन्ने पर दस्तखत करने वाले ऑडिटर ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी होंगी जिनका जिक्र उस रिपोर्ट में कहीं नहीं है।